सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको टैली में लेजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में बताया था, ठीक है। और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको समझाया था कि किस तरीके से हम ग्रुप्स और लेजर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन टैली, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टैली में ग्रुप्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 28 ग्रुप होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप्स जो हमारा है वो हमारे 15 होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप्स 13 होते हैं, ठीक है। आगे समझ में। बाकी ये प्री डिफाइंड है, बाकी आप अपने अपने हिसाब से जैसा भी ग्रुप बनाना आप क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप जैसे हम लेजर्स क्रिएट करते हैं उस तरीके से हम ग्रुप भी क्रिएट करते हैं। लेजर्स वगैरह भी क्रिएट करना बताऊँगा मैं, ग्रुप करना क्रिएट करना ही बताऊँगा। आगे समझ में। चलिए, तो प्राइमरी ग्रुप्स कैपिटल ग्रुप्स अकाउंट्स हो गया, लोन अकाउंट लाइबिलिटीज हो गया, करेंट लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो ये सारे ग्रुप्स वगैरह है जो कि इन ग्रुप्स में क्या क्या यूज होता है वो आपको यहाँ पे सारे के सारे डेफिनेशन वगैरह मैंने समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की लिस्ट देख लेते हैं हम पहले कि ये सारे आपके प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं टैली के, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक ओ सी बैंक, ये सारी चीज़ें। तो अब हमें क्या देखना है, ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो भी पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसी कोई भी एंट्री होती है, जो भी ऐसे हम लेजर बनाते हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर रखेंगे। आगे समझ में। चलिए, दूसरा अकाउंट ग्रुप पढ़ते हैं हम, लोन्स लायबिलिटीज। जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उसे अकाउंट्स को लोन्स लायबिलिटी में रखते हैं, ठीक है। कोई भी लोन ले सकते हैं हम बिजनेस के लिए, उसको हम लोन लायबिलिटीज के अकाउंट में रखेंगे। ऐसा कोई भी एंट्री हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसको लोन्स लायबिलिटी के अंदर उस लेजर को हम रखेंगे। आगे समझ में। करेंट लायबिलिटीज, जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो उस अकाउंट को करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जो दोनों लायबिलिटीज है हमारा, ठीक है, ये दोनों उधार के लिए है। पर लोन्स लायबिलिटीज जो हम किसी प्रकार का लोन लेते हैं किसी बिजनेस के लिए, जैसे लंबी लोन लेते हैं हम, ठीक है। और करेंट लायबिलिटीज हम कम समय के लिए लेते हैं, जैसे किसी दोस्त से उधार ले लिया हमने, वो भी एक तरीके से लोन है, ठीक है। तो वैसे लेजर्स को हम करंट लायबिलिटीज के अंदर रखेंगे। आगे समझ में। फिक्स एसेट्स, एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती है, जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर एक्सेट्रा। और इन संपत्तियों को आसानी से लेन देन भी नहीं किया जा सकता, तो इस प्रकार के अकाउंट को फिक्स एसेट्स में रखते हैं। कोई भी संपत्ति जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलती है और उसको हम लेन देन आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम फिक्स एसेट्स के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ बताया, कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे समझ में। चलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जब हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं तो उस खाते को इन्वेस्ट अकाउंट में खोलते हैं। ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। आगे समझ में। चलिए, करेंट एसेट्स, ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है उन्हें हम करेंट एसेट्स में रखते हैं, ठीक है। मिसकेलियस एक्सपेंसेस एसेट्स, यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी लोगो, स्टैम्प ड्यूटीज, कंसल्टिंग चार्जेस। मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने के स्टार्टिंग उससे पहले जो कई भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे मान लो पब्लिसिटी वगैरह में करवा दिया हमने, कंपनी का लोगो कर दिया, स्टैम्प वगैरह, ठीक है। कंसल्टिंग चार्जेस, जैसे हम कोई सलाह लेते हैं किसी से, अपने बिजनेस ओपन पे स्टार्ट करने से पहले मैं किसी सलाह ले रहा हूँ तो वो भी अपना कंसल्टिंग चार्जेस लेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, इन खर्चों को हम इस वाले ग्रुप में रखते हैं। आगे समझ में। चलिए, सस्पेंस अकाउंट, कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स गलत आ जाती है, तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। आगे समझ में, ठीक है। चलिए, ब्रांच डिवीजन, मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन के रूप में रखते हैं। ऐसे मान लो कोई ये कंपनी है, उसके बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है। तो मेन कंपनी जो है उससे बनाए गए ब्रांच है उसको ब्रांच डिवीजन के रूप में हम रखेंगे।
आगे समझ में, जो भी अलग अलग ब्रांच बनाया उसको ब्रांच डिवीजन के ग्रुप में हम रखेंगे। उसके बाद सेल्स अकाउंट, जब हम किसी गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं तो उसके खाते सेल्स अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस जो भी हम सेल करते बेचते हैं उसको तो सेल्स अकाउंट में रखते हैं। परचेज अकाउंट, जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो उसे परचेज अकाउंट में रखते हैं। आगे समझ में, चलिए। डायरेक्ट इनकम, सही प्रकार की प्रत्यक्ष आय को व्यापार से आती है, उसे हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। ठीक है, जो भी व्यापार से, जैसे मुझे पता है, जैसे मान लो मैं एक इंस्टीट्यूट है, मुझे पता है इन बच्चों की फीस आनी है ना, तो वो क्या है, डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि पता है मुझे डायरेक्ट आ रहा है वो मेरे पास, है ना। और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जो डायरेक्ट इनकम समझ में आ गया। इनडायरेक्ट इनकम होता है सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती है, जैसे डिस्काउंट, किसी कहीं से डिस्काउंट मिल गया, हमें कमीशन मिल गया, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आए। ठीक है, कि वो कोई डायरेक्ट नहीं है, वो अचानक से ही हमारे पास आया है। ठीक है, कमीशन मिल गया, अचानक से मिला, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया, सॉरी इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम। ठीक है, एक्सपेंस के बारे में नहीं बता रहा था मैं, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। आगे समझ में, चलिए। अब डायरेक्ट एक्सपेंस हम पढ़ते हैं, ऐसे खर्चे जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फायदा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आ गया समझ में। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे खर्चे जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फायदा होता है, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आयों के खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस। जैसे मान लो जो भी इनडायरेक्ट खर्चा हमारे, किसी को रेंट पे कर दिया हमने, किसी को सैलरी दे दिया, तो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो मैं सारे ग्रुप्स को समझाने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो मैं, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए इस ग्रुप्स के सारे, तो आप मेरे को कमेंट में करना। ठीक है, आपको सबको नोट्स दे दूंगा, मैं नोट्स की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये ग्रुप्स वगैरह आप पढ़ लेना। नोट्स वगैरह आप चाहिए तो कमेंट करके ले लेना, नोट्स वगैरह से ग्रुप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए। अब प्री डिफाइंड वाउचर इन टैली, अब वाउचर्स भी टैली के अंदर होते हैं, जिस वाउचर्स में हम ट्रांजेक्शंस करते हैं। जैसे वैसे तो टैली में 24 प्री डिफाइंड वाउचर होते हैं, लेकिन उनमें से 8 ऐसे कॉमन वाउचर्स हैं जिनका इस्तेमाल लगभग सभी हमारे बिजनेस में होता है, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट और क्रेडिट। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे 24 प्री डिफाइंड वाउचर्स होते हैं, पर इन 8 वाउचर्स का कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो ज़्यादातर इन्हीं वाउचर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिजनेस में। समझ में आ गया, चलिए। और ये सारे आपके वाउचर्स हो, ठीक है, ये सारे देखो, यहाँ से हम लिस्ट ऑफ वाउचर्स, ये देखो वाउचर्स आप देख सकते हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, जनरल, ये सारे वाउचर्स है। ठीक है, अब इस वाउचर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो अभी तो हम फिलहाल 4 वाउचर्स का यूज करेंगे, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जनरल। ठीक है, इन वाउचर्स का यूज करो। आगे समझ में, देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, टैली जो है दो प्रकार का अकाउंट, एक अकाउंट्स और एक इन्वेंट्री। तो जो हम अकाउंट्स का यूज करेंगे, पहले हम अकाउंट्स का यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर। ठीक है, और इन्वेंट्री में हम परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर का यूज करेंगे, ये सारे इन्वेंट्री के लिए आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम कॉन्ट्रा और इस 4 के बारे में, ग्रुप्स के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, 4 वाउचर्स के बारे में, बाकी हम अगली वीडियो में इन चारों वाउचर्स का यूज देखेंगे। कंपनी क्रिएट करना जानेंगे, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेयर्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, और फिर इन वाउचर्स में हम एंट्री कैसे करते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर, जब हम कैश को बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी प्रकार की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में रखते हैं। समझ में आ गया, यानी कि बैंक से लेन देन जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है, पैसे जमा करना निकाला, तो हम काउंटर वाउचर्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, पेमेंट वाउचर्स, जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, यानी पे करते हैं, चाहे वो कैश में हो या फिर चेक में हो, उसे हम पेमेंट वाउचर के अंदर रखते हैं। समझ में आ गया। रिसिप्ट वाउचर,
जब हमें कैश में या फिर चेक के द्वारा पैसे प्राप्त होता है तो उस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में, कहीं से भी हमारे पास पैसे आ रहे थे, चेक से कोई कहीं से आ रहा है या फिर कोई कैश दे रहा है, तो उस वाउचर्स को हम रिसिप्ट वाउचर में, आगे समझ में। जनरल वाउचर, इस वाउचर का इस्तेमाल कई प्रकार की एंट्री के लिए करते हैं, जैसे जब हम उधार देते हैं या लेते हैं, यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको हम उधार देते हैं, जिससे हम उधार लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आता है, और जिससे हम उधार लेते हैं सन्ड्री डेबिटर्स, ठीक है। प्रोविजन, एडजस्टमेंट एंट्री, ये सारी चीज़ें होती है जनरल वाउचर्स के अंदर, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी और भी वाउचर्स वगैरह हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करना, सारे नोट्स दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ से आप भी पढ़ सकते हो, अपना रिवीजन प्रैक्टिस जो भी करनी है, एक्सरसाइज वगैरह भी एक्सरसाइज करेंगे। अब ये एक्सरसाइज है, अभी तो अगली वीडियो में आपको ग्रुप्स वगैरह, लेजर क्रिएट करना, कंपनी क्रिएट करना बताऊंगा। उसके बाद जब हम वाउचर्स करेंगे तो ये सारे एक्सरसाइज आपको मैं वहाँ कंप्लीट कराऊंगा, सारे 13 जो क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन को किस तरीके से वाउचर्स के अंदर आगे समझ में। चलिए, तो इस वीडियो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में आपको कंपनी क्रिएट करना में बताऊं, बाकी अगली वीडियो हम कंपनी क्रिएट करना दे, ठीक है। चलिए।